ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। और इस लाइन से शुरुआत इसलिए की क्योंकि आज सुबह 7:30 बजे के करीब एक अफसोसनाक खबर आई। दिलीप कुमार साहब नहीं रहे। शायद ही फिल्मों का कोई ऐसा शौकीन रहा हो, शायद ही इस देश में कोई ऐसा हो जो इस नाम से वाकिफ़ ना हो। फिल्मों में एक्टिंग क्या होती है, अदाकारी क्या होती है, ये दिलीप कुमार ने बताया। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अभी, चूँकि आज सुबह से लगातार बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, तो ख़ुद दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू था वो। और सवाल इस बात पे था कि आप पूरी अपनी जो अदाकारी आपकी है वो आपको ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। आपने तमाम ऐसे किरदार अदा किए जिसमें बड़ा अफसोस, गम, आंसू, आहें सब कुछ होती हैं। तो इसका क्या होता है, आपके दिमाग पर, आपके जहन पर भी असर पड़ता है। तो उन्होंने जवाब दिया, वो ये था कि सुबह जब कपड़े पहनकर घर से निकलता हूँ तो स्टूडियो जाना होता है, और जब स्टूडियो जाना होता है तो तमाम जो कहानियाँ थी मेरे इर्द गिर्द सारी वही थी कि अफसोस है, गम है, आहें हैं, मौत है, कोई मर रहा है या खुद मैं मर रहा हूँ फिल्मों में। तो उन्होंने कहा, मुझे डायरेक्टर और स्क्रिप्ट के हिसाब से ये बताया जाता था कि अब आपका नेक्स्ट जो शॉट है वो ये है कि आपकी माँ की मौत होने जा रही है और वो मरने वाली है। अब दिलीप साहब ये जवाब देते हैं इस इंटरव्यू में कि मुझे मालूम है कि ये नहीं मरेगी, ये ज़िंदा है, सिर्फ फिल्मों में मरेगी। फिर वो नाम लेते हैं, कहते हैं अभी अभी मैंने देखा ललिता पवार ने दोपहर का भरपेट खाना खाया, खूब सारा खाना खाया और हंस रही है, बातें कर रही हैं, और थोड़ी देर के बाद अब इनकी मौत होनी है। और मैं जानता हूँ ये झूठी मौत है, लेकिन पर्दे पर इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए मुझे अपने अंदर ये सोच लानी होती है कि वाकई मेरी माँ की मौत हुई है, और एक माँ की जब मौत होती है तो उसके बच्चे के जहन पर क्या असर होता है ये उसे दिखाना है, पर्दे पर उसी तरह से लाना है। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको ये पता है कि ये एक झूठी मौत है, ये एक फिल्मी शॉट है, एक सीन है, लेकिन पर्दे पर हकीकत जैसे दिखाने के लिए आपको अपने अंदर वो सारी सोच, वो फीलिंग कि वाकई आपकी माँ मर गई है, उस किरदार को इस तरीके से पेश करने के लिए अपने ऊपर एक तरह से जुल्म करना होता है। और उन्होंने कहा कि शुरुआती फिल्मी करियर में लगभग ऐसी ही चीज़ें होती थी और इसका बड़ा दिमाग पर असर होता था, क्योंकि सब कुछ ठीक है और अचानक फिर जैसे ही शॉट रेडी है तब उसी गम में, उसी ट्रेजेडी में आपको डूबना है। इस इंटरव्यू को मैंने इसलिए यहाँ पे आपको बताया क्योंकि दिलीप साहब के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई रही ट्रेजेडी किंग को लेकर। आगे बताऊँगा इसकी वजह से और क्या कुछ हुआ उनकी अपनी ज़िंदगी पर, उनके अपने दिमाग पर, जहन पर, कैसे उन्हें इलाज के लिए लंदन भी जाना पड़ा। उससे पहले आज हिंदुजा अस्पताल मुंबई में 98 साल की उम्र में यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार, जिस नाम से पूरी दुनिया उन्हें जानती है, उनकी मौत हुई। पिछले काफ़ी वक्त से बीमार थे, बीच में कई बार अस्पताल गए लेकिन ठीक होकर लौट आए, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार 98 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार, आखिरी सफ़र का ऐलान किया और शाम को उनकी तदफीन कर दी गई, उन्हें दफना दिया गया। दिलीप कुमार की कहानी आज इसी मौके पर आपके सामने है। यूसुफ सरवर खान ये असली नाम था दिलीप कुमार बनने से पहले। फलों के बिजनेसमैन थे मोहम्मद सरवर खान, उनके बेटे थे दिलीप कुमार। पाकिस्तान के पेशावर में पैदाइश हुई, उसके बाद ये लोग मुंबई आ गए। तब बॉम्बे हुआ करता था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हम आज़ाद नहीं थे। और बॉम्बे आकर यूसुफ अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगे, फलों के कारोबार में हाथ बटाने लगे। फिर उन्होंने तकिए की भी एक बिज़नेस शुरू किया और वो खाला के चला नहीं। धीरे धीरे ये बड़े हुए। एक दिन इनके पिता से, इनके वालिद से, सरवर साहब से इनका कुछ किसी बात पे झगड़ा हो गया और गुस्से में दिलीप साहब घर मुंबई छोड़कर पुणे पहुंच गए। पुणे में जाने के बाद वो अंग्रेज़ी, जो उस वक्त चूँकि ब्रिटिश हुकूमत थी, तो उनके सैनिकों की एक कैंटीन थी, उस कैंटीन में इन्होंने सैंडविच के काउंटर लगा लिए। अंग्रेज़ों को सैंडविच पसंद था
और वो वहाँ पे सैंडविच का काउंटर लगाकर अपना धंधा करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही 47 के हम करीब आते जा रहे थे, आज़ादी का बिगुल बजने लगा था। गांधी जी एक आवाज़ हो चुके थे, एक प्रतीक हो चुके थे देश की आज़ादी के। और ऐसे ही मौके पर एक बार एक भाषण दे डाला यूसुफ खान ने उस वक्त पुणे में, उसी कैंटीन में, और उन्होंने कहा कि ये देश को आज़ाद होना चाहिए। इसको अंग्रेज़ों ने अपने ख़िलाफ़ माना और उनको पुणे की अरवदा जेल में भेज दिया बगावत के लिए। वो वहाँ पे रहे, लेकिन एक मेजर जो है वो उनका जान पहचान का था, वही अंग्रेज़ जब उसे सैंडविच खिलाते थे, तो उस मेजर की वजह से उनको रिहाई मिल गई। वो जेल से बाहर निकले और फिर उनका हिसाब किताब हुआ उस अंग्रेज़ी सैनिक कैंटीन में जहाँ सैंडविच का काउंटर लगाते थे, और करीब 5,000 रुपये का मुनाफा हुआ। वो 5,000 रुपये लेकर वापस अब बॉम्बे पहुँच जाते हैं और अपने वालिद के कारोबार में उनका हाथ बटाने लगते हैं। अभी तक फिल्म या फिल्म इंडस्ट्री इन सारी चीज़ों से दूर थे। हालांकि जो उनके वालिद थे मोहम्मद सरवर खान, वो पृथ्वीराज कपूर के दोस्त हुआ करते थे, और पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर तब तक फिल्मों में आ चुके थे। लेकिन दिलीप कुमार पठान परिवार से कारोबार की तरफ घर वालों ने कहा था, उनके फादर चाहते भी नहीं थे कि वो फिल्मी दुनिया में जाएं, और इसी वजह से शुरुआत के दौर में पुणे से लौटने के बाद वो फिर कारोबार की तरफ अपना काम करना शुरू कर दिया। यूसुफ साहब की ज़िंदगी में जो पूरा एक मोड़ आया, वो पहली बार तब आया जब वो एक बार बॉम्बे में ही लोकल ट्रैवल कर रहे थे और उन्हें एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर मसानी। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर मसानी के साथ जान पहचान थी। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? यूसुफ साहब ने बताया किसी काम से जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ उस वक्त बॉम्बे टॉकीज़। और बॉम्बे टॉकीज़ उस वक्त, जैसे आजकल आप देखते होंगे धर्मा प्रोडक्शन, यशराज बैनर जो फिल्में प्रोड्यूस करती है, बनाती है, तो बॉम्बे टॉकीज़ एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो फिल्में बनाती थी। और उस वक्त उनकी मालकिन थी देविका रानी, जो एक एक्ट्रेस भी थी, एक हीरोइन भी थी। तो बहुत ही अमीर लोग और बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन। तो डॉक्टर मसानी ने कहा कि चलो देविका रानी से मिला देते हैं, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा कोई ज़रूरी काम नहीं है। यूसुफ साहब तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो इसलिए तैयार होते हैं कि उन्होंने कभी फिल्मी स्टूडियो देखा नहीं था कि क्या होता है। तो बॉम्बे टॉकीज़ के स्टूडियो पहुंचते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद डॉक्टर मसानी पहली बार यूसुफ खान को देविका रानी से मिलाते हैं। कहते हैं ये यूसुफ खान है, सारी चीज़ें बताते हैं, फल का कारोबार है ये। देविका रानी जब पहली बार देखती हैं यूसुफ खान को, तो उनको पता नहीं कुछ दिखाई देता है। एक नौजवान सा लड़का, पतला दुबला, लेकिन चेहरे पे एक गंभीर भाव। वो पूछती हैं कि तुम्हें उर्दू आती है? तो यूसुफ साहब कहते हैं जी उर्दू आती है। अच्छा, इससे पहले पुणे में जब उन्हें सैंडविच का जो काउंटर लगाया था, उसकी एक वजह ये थी कि यूसुफ साहब की अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी थी और अंग्रेज़ बड़े खुश थे, तो इंग्लिश की वजह से वहाँ उन्हें एक काउंटर लगाने के लिए दिया गया था। पढ़े लिखे थे। और यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि उर्दू आती है? देविका रानी ने पूछा, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट हमें चाहिए लिखने के लिए और उसमें एक उर्दू का जानकार चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बातचीत के बाद कहती हैं कि तुम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हो? यूसुफ साहब ने कहा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा एक्टिंग करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैं जानता नहीं हूँ कि ये क्या होता है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा काम क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम कारोबारी हैं फल के। तो उन्होंने कहा कि जब तुमने ये शुरू किया था कारोबार, तुम्हारे वालिद करते थे, तो तुम्हें आता था कि इस कारोबार को कैसे करना है? यूसुफ साहब ने जवाब दिया नहीं। तो उन्होंने कहा तुम सीख गए कैसे करते हो? बोले हाँ। तो बोले उसी तरह से अधिकारी है, एक्टिंग है, ये भी सीख जाओगे, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो बताओ। फिर देविका रानी उसी वक्त एक प्रस्ताव रखती हैं। कहती मैं तुमको बॉम्बे टॉकीज़ में 1250 रुपये पे मुलाजिम रखना चाहती हूँ। अब डॉक्टर मसानी ने जब सुना 1250 रुपये पर मंथ, दिलीप कुमार यानी कि यूसुफ खान को इशारा किया कि मान जाओ, ये ऑफ़र स्वीकार कर लो। यूसुफ साहब थोड़े से वो थे कि पता नहीं क्या है, लेकिन फिर वो बाहर निकलते हैं, डॉक्टर मसानी से बात करते हैं, तो कहते हैं इतनी बड़ी रकम नहीं मिलेगी तुम्हें और तुम्हारा करियर बहुत अच्छा जाएगा। तो अब तक यूसुफ खान ये समझ रहे थे कि ये 1250 रुपये सालाना है, मतलब साल के, क्योंकि उस वक्त 1250 रुपये, ये 1940 की बात बता रहा हूँ, 41-42 की,
बहुत बड़ी रकम होती थी। तो डॉक्टर मसानी ने कहा कि नहीं, ये 1250 सालाना नहीं बल्कि हर महीने का है। तो यूसुफ साहब को लगता है कि ये क्या है, कहते नहीं दोबारा कंफर्म करो। डॉक्टर मसानी फिर दोबारा अंदर जाते हैं यूसुफ साहब को साथ लेकर, और उसके बाद देविका रानी से पूछते हैं कि 1250 रुपये क्या है, तो बताती हैं हर महीने की तनख्वाह। इसके बाद यूसुफ खान तैयार हो जाते हैं। अब वो बॉम्बे टॉकीज़ के साथ जुड़ गए थे, काम करते रहते हैं। एक दिन वैसे ही अपने बॉम्बे टॉकीज़ में काम कर रहे थे, तभी एक कोई शख्स आता और कहता है कि आपको मैडम बुला रही हैं, मतलब देविका रानी। देविका रानी के कमरे में ये जाते हैं तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हें एक फ़िल्म में लॉन्च करना चाहती हूँ हीरो के तौर पर, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक्टर बनने की सारी सलाहियत है। थोड़ी सी सोचने के बाद कुछ यूसुफ खान तैयार हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं, बात आई गई हो जाती है। इसके बाद सिर्फ बाकी चीज़ों में काम शुरू हो जाता है। तभी फिर एक रोज़ अचानक देविका रानी वापस यूसुफ खान को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें चूँकि फ़िल्म में लॉन्च करना है तो तुम्हारा फिल्मी नाम रखना चाहती हूँ। अब यूसुफ साहब इसमें दो चीज़ें हैं कि फ़िल्मी नाम जो यूसुफ खान से दिलीप कुमार रखा, ये देविका रानी ने रखा, जो बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन थी। दिलीप साहब का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने अपने नाम को लेकर खुलासा किया। तो उन्होंने कहा कि जब इस फिल्म में उन्हें ऑफ़र मिला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनके चूँकि पिता बहुत सख्त थे, वालिद सरवर खान, तो यूसुफ खान को ये डर था कि अगर उनके पिता को पता चल गया, वालिद को, कि ये फ़िल्म में काम कर रहे हैं तो शायद बहुत गुस्सा होंगे, पिटाई भी होगी, तो वो बड़ा डर रहे थे। तो उन्हें लगा कि चलो कुछ और नाम से अगर आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा घर पे। तो उस वक्त 3 नाम थे, एक यूसुफ सरवर खान से हटाकर यूसुफ खान, एक दिलीप कुमार और एक वासुदेव। देविका रानी ने पूछा यूसुफ खान से कि बताओ, तो उन्होंने कहा आप यूसुफ खान छोड़ के कोई भी नाम रख लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि उस वक्त तक देविका रानी के बॉम्बे टॉकीज़ में एक और अदाकार जिनको लॉन्च किया था और वो बड़े हिट हो गए थे, अशोक कुमार। तो कुमार सरनेम वहीं से शुरू हुआ। इसके बाद फिर बात आई कि यूसुफ खान को छोड़ के तो फिर आया कि दिलीप कुमार। आखिर में यूसुफ साहब ने अपनी रजामंदी दे दी और दिलीप कुमार के साथ इस नाम से उनकी पहली फिल्म बॉम्बे टॉकीज़ ने रिलीज़ की। उस फिल्म का नाम था ज्वार भाटा। ज्वार भाटा फिल्म आई बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन बहुत बड़ा धमाल नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ से यूसुफ खान दिलीप कुमार बने और यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई। इसके बाद फिर इस नाम को रखने के पीछे की एक और भी कहानी आई थी कि उस वक्त क्यों यूसुफ खान को दिलीप कुमार। तब देश में ऐसा कुछ हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन एक ये हुआ कि एक ऐसा नाम जो हर एक को अपनाए। लेकिन फिर जब देश आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तो उस वक्त बड़े दंगे भी हुए और तब ये लगा कि नहीं, एक ऐसा नाम होना चाहिए था जिससे एक बड़ी आबादी जो है आपको एक्सेप्ट करे। और फिल्म इंडस्ट्री में नाम बदलने का बहुत सारे नाम बदले गए। तो उस वक्त ये माना गया कि देविका रानी ने बहुत सही सोचा था और यूसुफ खान से वो दिलीप कुमार बने। पहली फिल्म, हालांकि इसमें एक चीज़ और भी है कि यूसुफ खान दिलीप कुमार ज़रूर बने, लेकिन अपने पूरे फिल्मी करियर में करीब 60 से ज़्यादा उन्होंने फिल्मों में काम किया। एक मुग़ल आज़म को छोड़कर बाकी किसी फिल्म में उन्होंने कोई मुस्लिम कैरेक्टर नहीं प्ले किया। एक मुग़ल आज़म था जिसमें वो शहज़ादा सलीम बने थे, बाकी उन्होंने फिल्मों में अलग अलग तमाम किरदार निभाए। तो ज्वार भाटा आई और चली गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा काम नहीं किया। लेकिन फिर बाद में उनकी अदाकारी को कई लोगों ने देखा, परखा और लगा कि इसके अंदर बहुत ही काबिलियत है एक्टिंग को लेकर। और फिर उसी के बाद कई और फिल्में आईं धीरे धीरे। लेकिन दिलीप कुमार 50 के बाद ये सब, अब उसके बाद देश आज़ाद हो चुका था, उसके बाद उन्होंने जो फिल्में की, देखते ही देखते वो हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़े स्टार बन गए। उससे पहले राज कपूर, अशोक कुमार, इन सब का दबदबा था। लेकिन
अब दिलीप कुमार के आने के बाद और 50 के बाद उनकी फिल्मों ने एक के बाद एक मतलब बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए और धीरे धीरे फिर दिलीप कुमार घर घर में जाने लगा, एक नाम हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी दौरान में ऐसी बहुत सारी फिल्में जो दिलीप कुमार कर रहे थे वो लगभग एक तरह की टाइप हो गई थी, और वो थी ट्रेजेडी वाली फिल्म। हर फिल्म में दिलीप कुमार का उस तरीके का रोल जो आपको जैसे मैंने शुरू में बताया कि आंसू आहें गम, तो कहते हैं एक वक्त ऐसा आया जब दिलीप कुमार के ज़हन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ना शुरू हो गया और वो अकेले रहने लगे और उन्हें लगा कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। कई दोस्तों से उन्होंने सलाह मशवरा की, कुछ लंदन के जो थिएटर के लोग थे, डायरेक्टर, कुछ बड़े लोग, उनसे उन्होंने बात की। फिर उसके बाद उन्हें सलाह दी गई कि आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, तो लंदन में उन्होंने दिखाया। तब उन तमाम लोगों ने दिलीप कुमार को सिर्फ एक मशवरा दिया कि आप जो इतने सालों से जिस तरीके के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं उसका आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर हो रहा है, और इससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी डिफरेंट फिल्में करें और कुछ अलग अलग फिल्में कीजिए ताकि आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकें। और इसी के बाद उन्होंने पहली बार कॉमेडी फिल्मों का रुख किया। इससे पहले जो कॉमेडी फिल्म उन्होंने की, तो अब उस वक्त जब कॉमेडी फिल्मों का रुख किया तो बहुत सारे लोगों का ये था कि पता नहीं ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि दिलीप कुमार की पहचान एक ट्रेजेडी किंग की थी कि पता नहीं फिल्में बॉक्स ऑफिस पे चलेंगी कि नहीं चलेंगी। लेकिन अंदाज़ फिल्म आई और अंदाज़ सुपरहिट हुई। उसके बाद तो फिर झड़ी लग गई, जुगनू आई, राम और श्याम, तो वो सारी चीज़ें जो कॉमेडी बेस्ड फिल्में थी, और ये सारी फिल्में सुपरहिट हुई। और इसके बाद फिर धीरे धीरे दिलीप कुमार जो एक डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे थे, उन चीज़ों से उन्होंने उभरना शुरू किया। हिंदी फिल्मों में वो इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनके नाम सबसे ज़्यादा अवार्ड है, चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड हो, चाहे वो पद्म भूषण हो, विभूषण हो, दादा साहब फाल्के हो, नेशनल अवार्ड हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, निशान इम्तियाज़, वो भी दिलीप कुमार को मिला है। तो 60 से ज़्यादा उन्होंने फिल्मों में काम किया। एक्टिंग क्या होती है, अदाकारी क्या होती है, कहते हैं बहुत सारे नए जनरेशन के लोगों ने उनकी कॉपी की। उसमें एक शाहरुख खान का भी नाम आता, बल्कि एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा भी था कि शाहरुख खान की एक्टिंग में थोड़ी मुझे अपनी झलक दिखाई देती है। तो बहुत सारे लोगों ने, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उनकी शक्ति फिल्म, और वो सीन आपको याद होगा, मशाल फिल्म में एक सड़क पे कि जो चीखता हुआ एक मजबूर पति जिस तरीके से चिल्ला रहा है, इसका भी एक इंटरव्यू में बी.आर. चोपड़ा ने जिक्र किया था कि इस सीन को फिल्माने के लिए 4 रात बर्बाद की गई थी। पहले ही दिन ये शॉट ओके हो गया था, दिलीप साहब ने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर बाद में वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी कमी इसमें खल रही। उसके बाद उसी जगह रात को जाकर फिर पूरा सेट लगता, सब कुछ होता, सारी टीम आती, और 4 दिन एक इस शॉट के लिए दिलीप साहब की ज़िद की वजह से ये शूट किया गया। और आखिर में जब वो फाइनल हुआ, जिस पे वो संतुष्ट हुए कि ये ओके है, वो शॉट उस फिल्म की जान थी। आज भी आप कहीं पे भी आप देखेंगे वो चिल्लाते हुए कोई है जिस तरीके से, तो ये तो उनके फिल्मी जर्नी की पूरी कहानी थी जिससे आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। कुछ अलग चीज़ें जो है वो, दिलीप साहब को फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और वो है मधुबाला के साथ उनका इश्क। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत हीरोइन में से एक, आज भी जिनकी खूबसूरती के चर्चे होते हैं, मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच इश्क हो चुका था, और ये एक तराना फिल्म थी, उसके शूट के दौरान ये हुआ। और इन दोनों की आखिरी जो फिल्म थी साथ में, वो थी मुग़ल आज़म। कहते हैं कि दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों में जब प्यार हुआ, दिलीप कुमार शादी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला की प्रॉब्लम ये थी कि उनकी फिल्मी कमाई से ही उनका पूरा घर चलता था। उनके मधुबाला के जो वालिद थे वो बहुत सख्त थे, और इस बात पे नज़र रखते थे कि उनकी बेटी का किसी के साथ अफेयर या प्यार ना हो। कहा यह भी जाता है कि उन्हें डर था कि अगर वो शादी कर लेगी तो फिर घर कौन चलाएगा, मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़े मतलबी थे, और इसीलिए वो मधुबाला पे बड़ी नज़र रखते थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला करीब आए, दोनों में प्यार हो गया। एक कहानी दिलीप साहब से जुड़ी हुई ये भी है कि जब सुभाष घई ने सौदागर फिल्म बनाई थी, जिसमें आपको याद होगा विवेक मुशान, मनीषा कोइराला
राजकुमार और दिलीप कुमार थे। तो इस फिल्म में मेन जो रोल था वो दो कैरेक्टर, दिलीप कुमार और राजकुमार का। तो बहुत सारे एक्टर को देखने के बाद, ये सुभाष घई के मैंने इंटरव्यू भी सुना था, तो उन्हें लगा कि इस रोल के लिए सबसे परफेक्ट जो दो लोग हैं वो दिलीप कुमार और राजकुमार ही हो सकते हैं। और इन दोनों ने मतलब कभी साथ काम नहीं किया और एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। इन दोनों की भी कहते हैं कि बातचीत भी नहीं थी। अब लेकिन सुभाष घई की ये ज़िद थी कि अगर ये फिल्म बनाएंगे तो फिर इन्हीं दोनों को लेंगे। कई लोगों से उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हारी फिल्म बैठ जाएगी, चलेगी भी नहीं, मतलब बनेगी ही नहीं, फ्लोर पे ही नहीं जाएगी, तुम कहाँ फंस गए, दिलीप कुमार और राजकुमार दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। फिर भी सुभाष घई ने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन वो दिलीप कुमार के घर पहुँचे और जाने के बाद उन्होंने एक पूरी कहानी सुनाई। कहते हैं दिलीप कुमार को बहुत कहानी पसंद आई, उन्होंने कहा बहुत अच्छी कहानी है। तो फिर अब जो दो कैरेक्टर था जिसके बीच में लड़ाई है दो बच्चों के बाद, तो उनका ये दूसरा कौन रोल प्ले कर रहा है। सुभाष घई के इंटरव्यू में ये है कि उन्होंने कहा कि आप स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए और मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद वो दिलीप कुमार उनको बाहर तक छोड़ने आए। सुभाष घई गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ के नाम लेते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाते हैं वहाँ से। वो कहते हैं कि दूसरा राजकुमार है। उन्होंने कहा कि मैंने रिएक्शन भी नहीं देखा क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं उधर से क्या रिएक्शन और क्या रिएक्ट करेंगे वो, और वो चले गए। खैर, अब यहाँ एक से मुलाकात हो गई, अब उनकी दूसरा मसला था कि राजकुमार से मुलाकात करनी है, अब उनको बताना है। तो खैर वो राजकुमार साहब के पास गए और उन्हें कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे एक फ़िल्म है। तो पूरी कहानी सुन ली। उन्होंने ये नहीं बताया कि दिलीप कुमार इसमें एक आपके साथ दूसरा रोल उनका है। तो खैर पूरी कहानी सुनने के बाद फिर राजकुमार जी ने अपने स्टाइल में पूछा कि ये तो ठीक है, दूसरा कौन है। अब सुभाष घई कह रहे हैं मैं वहाँ पे भी बड़ा डरा हुआ कि पता नहीं क्या, सारी तो चीज़ें सुन ली, कहानी हालांकि पसंद आ गई। सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों को कहानी पसंद आई। तो ये बाकायदा सुभाष घई का रिकॉर्डेड इंटरव्यू है। तो जब आखिर में पूछा कि ये बताओ, वो तो ठीक है, मुझे कहानी पसंद है, मैं तैयार हूँ, पर दूसरा कौन है। तो डरते डरते सुभाष घई ने फिर राजकुमार साहब से कहा कि दिलीप कुमार। कहते हैं कि राजकुमार कुछ देर के लिए ऐसे सोचे, उसके बाद उन्होंने पलट के जवाब दिया कि हाँ ठीक है, अगर मेरे बाद कोई फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर है तो वो दिलीप कुमार ही है, तो मैं करूँगा। उसके बाद सुभाष घई लंबी सांस लेके वहाँ से निकलते हैं और कहते हैं कि चलो कम से कम ये हडल दूर हुआ। और फिर वो दोनों उस फिल्म का हिस्सा बनते हैं और सौदागर एक सुपरहिट फिल्म थी। और ये फिल्म हम सभी ने देखी होगी, आप में से ही बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। तो कुल मिलाकर अब कहानियाँ ही बची हैं और मुझे लगा कि आज बहुत सारे आपके लोगों के मेल आए थे कि आप दिलीप कुमार की ज़िंदगी के बारे में और उनके फिल्मी करियर के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं जानते हैं वो सुनाएं। तो मुझे भी लगा कि आज यही कहानी आपके सामने रखता हूँ। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले एक हमारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर के बड़े ख़ास बहुत दिनों से लगातार मेल कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको इग्नोर करने की कोशिश भी नहीं कर सकता हूँ। 7 जुलाई है आज। कैफ सिद्दीकी अपनी पूरी फैमिली के साथ उन्होंने कहा है कि आज वो कहानी सुनेंगे और सुन रहे हैं और लगातार सुनते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, सालगिरह है। तो कैफ बहुत बहुत जन्मदिन आपको, सालगिरह, हैप्पी बर्थडे। हमेशा आप अच्छे रहें, खुश रहें। तो यही दुआ है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।